हेलो एंड वेलकम टू साइथमेटिक्स। मैं हूँ रितु गुप्ता और आज हम यहाँ कंटिन्यू कर रहे हैं क्लास 10th फिज़िक्स का चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी, जिसमें लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी ओम्स लॉ के बारे में और हमने पढ़ा था कि रेजिस्टेंस क्या होता है और रेजिस्टिविटी क्या होती है। ठीक है, तो इसी को अब हम आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करेंगे रेजिस्टेंस ऑफ ए सिस्टम ऑफ रेजिस्टर्स। हमारे पास बहुत सारे रेजिस्टर्स हैं और वो आपस में कनेक्टेड है किसी पर्टिकुलर वे में। तो वो जो एक सिस्टम ऑफ रेजिस्टर्स है उसका टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा। अब ये रेजिस्टर होता क्या है, तो हमने लास्ट वीडियो में भी बात की थी कंडक्टर्स की और इंसुलेटर्स की। कंडक्टर्स क्या होते हैं, ऐसे मटेरियल होते हैं जिनके थ्रू करंट इजीली फ्लो हो सकता है, और इंसुलेटर्स वो हैं जो जिनके अंदर से करंट फ्लो नहीं होता, बहुत मुश्किल से फ्लो होता है, अगर होता भी है तो, नहीं तो नहीं होता। तो ये रेजिस्टर क्या होता है, रेजिस्टर एक ऐसा कंडक्टर है जिसका कुछ एप्रिशिएबल रेजिस्टेंस है। एप्रिशिएबल रेजिस्टेंस, इसका रेजिस्टेंस नॉर्मल कॉपर वायर जो इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन में यूज़ हो रहा है या एल्यूमिनियम वायर, इनके मुकाबले काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन इतना भी नहीं है कि ये करंट को फ्लो ही नहीं होने दें। तो रेजिस्टर एक ऐसा कंडक्टर है जिसका कुछ एप्रिशिएबल रेजिस्टेंस है, जिसका रेजिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा है। तो ये जो रेजिस्टर्स हैं हम यूज़ कहाँ करते हैं, हमारे इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में। करंट इस सर्किट में करंट की अमाउंट को कंट्रोल करने के लिए हम इन रेजिस्टर्स को यूज़ करते हैं, क्योंकि रेजिस्टेंस हमें पता है ओम्स लॉ क्या कहता है कि R इज इक्वल टू V अपॉन I। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है I इज इक्वल टू V अपॉन R। तो हमने देखा था कि अगर पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट होता है तो जो हमारा करंट है वो रेजिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो सर्किट का रेजिस्टेंस अगर हम बढ़ा देते हैं तो सर्किट में फ्लो होने वाला करंट का अमाउंट कम हो जाता है। सर्किट का रेजिस्टेंस अगर हम कम रखते हैं तो उसमें फ्लो होने वाला करंट का अमाउंट ज़्यादा होता है। ठीक है, तो ये रेजिस्टर्स हम यूज़ करके किसी सर्किट में हम ये कंट्रोल कर सकते हैं कि गिवन सर्किट में कितना अमाउंट ऑफ करंट फ्लो होगा, तो उसके लिए हम इन्हें यहाँ पर यूज़ करते हैं। उसके अलावा हमारे जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैं उनमें भी रेजिस्टर्स यूज़ होते हैं, जैसे हमारा बल्ब है, लाइट बल्ब। तो इसमें क्या प्रेजेंट होता है, इसमें हमने अभी लास्ट वीडियो में भी बात की थी, टंगस्टन का वायर प्रेजेंट होता है। तो ये जो टंगस्टन है एक ऐसा मटेरियल है जिसका अप्रिशिएबल रेजिस्टेंस है, इसका रेजिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा है। तो इसको भी हम क्या बोल सकते हैं, इसको भी हम रेजिस्टर बोल सकते हैं, या जैसे नाइक्रोम वायर की हम बात करें तो इसको भी हम रेजिस्टर बोल सकते हैं। तो ये रेजिस्टर्स हैं, हमने एक सर्किट में लगा रखे हैं अपने। तो इन रेजिस्टर्स को हम कनेक्ट कैसे कैसे कर सकते हैं, हमारे पास दो तरीके हैं इन्हें कनेक्ट करने के। एक तरीका क्या है, पहला रेजिस्टर ये जिगजैग लाइन से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद दूसरा रजिस्टर हमने कहाँ लगाया, जहाँ पर पहला वाला एंड हो रहा था वहाँ हमने दूसरा वाला लगा दिया, यानी एंड टू एंड हमने इसको ज्वाइन कर दिया। इसका एंड पॉइंट इसका एंड पॉइंट ज्वाइन कर दिया, फिर इसका एंड पॉइंट से दूसरे वाले का एंड पॉइंट ज्वाइन कर दिया। इस तरह एंड टू एंड हमने रजिस्टर्स को ज्वाइन कर रखा है। तो इस तरह के अरेंजमेंट को हम कहते हैं कि ये रजिस्टर्स हमने कैसे लगाए हैं, ये हमने लगाए हैं सीरीज में। ठीक है, एक के बाद एक सीरीज में। दूसरा तरीका क्या है, कोई दो पॉइंट्स हैं हमारे पास, उन दो पॉइंट्स के बीच में हमने अपने सारे रेजिस्टर्स लगा रखे हैं। एक ऐसे लगा दिया, इन्हीं दो के बीच में ए और बी के बीच में दूसरा लगा दिया, इन्हीं ए और बी के बीच में हमने ये तीसरा रेजिस्टर लगा दिया। तो ये हमें क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पर हमारी जो तीनों रेजिस्टर्स हैं, ये तीनों रेजिस्टर्स इन दो पॉइंट्स ए और बी के बीच में हमने जोड़े हुए हैं। तो यानी R1 रजिस्टर जो है इसका भी इसके एंड पॉइंट्स भी ए और बी से जुड़े हुए हैं, R2 के एंड पॉइंट्स भी ए और बी से जुड़े हुए हैं, और R3 के एंड पॉइंट्स भी ए और बी से ही जुड़े हुए हैं। इस तरह का अगर हमने अरेंजमेंट किया है तो इसको हम बोलते हैं पैरेलल अरेंजमेंट। हमने पैरेलल में इन रजिस्टर्स को जोड़ा हुआ है। ठीक है, तो रजिस्टर्स को या तो हम सीरीज में लगा सकते हैं किसी सर्किट में, या फिर हम रजिस्टर्स को पैरेलल में लगा सकते हैं किसी सर्किट में।
ठीक है, तो इन्हीं के बारे में हम यहाँ पर आगे पढ़ने वाले हैं। अगर हमने रेजिस्टर्स को सीरीज में लगाया हुआ है तो अब ये जो हमारा सर्किट है, इस सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस यानी टोटल रेजिस्टेंस अब कितना हो जाएगा। अगर हमने इन रेजिस्टर्स को पैरेलल में जोड़ा हुआ है तो अब हमारे इस सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा वो हम यहाँ पर निकालना सीखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये रेजिस्टर्स जो हैं इन्हें हमने सीरीज में लगाया हुआ है। सीरीज में लगाया हुआ है तो कैसे हम निकालें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। अब हमारे सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा, जिस सर्किट में जितने भी रेजिस्टर्स प्रेजेंट हैं वो सब सीरीज में लगे हुए हैं, यानी वो एंड टू एंड जॉइंट है। ठीक है, तो हमने एक सर्किट बनाया। इस सर्किट में हमने क्या लगा रखी है, एक बैटरी लगा रखी है। इस पर कुछ टर्मिनल्स के क्रॉस कुछ पोटेंशियल डिफरेंस होगा V। ये हमने यहाँ स्विच लगा रखा है, एक एमीटर लगा रखा है जो कि करंट की अमाउंट को मेजर करेगा। ठीक है, और हमने यहाँ पर 3 रेजिस्टर्स ले रखे हैं। पहले रेजिस्टर का जो हमारा रेजिस्टेंस है वो कितना है, R1 है। दूसरे रेजिस्टर का रेजिस्टेंस R2 है और तीसरे रेजिस्टर का रेजिस्टेंस R3 है। ठीक है, तो पहले वाले का रेजिस्टेंस है R1 ओम्स, दूसरे का है R2 ओम्स, तीसरे का है R3 ओम्स। ये R1 R2 R3 कुछ नंबर्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक चीज़ अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि करंट, जितना करंट सर्किट में हमारे फ्लो हो रहा है वो सारा करंट R1 से भी पास हो रहा है, वही सारा करंट R2 से भी पास हो रहा है और वही सारा करंट R3 से भी पास हो रहा है ना। ऐसा थोड़ी ना हो रहा है कि करंट कहीं पर डिवाइड हो गया कि R1 में ज़्यादा करंट फ्लो कर रहा है, R2 में कम करंट फ्लो कर रहा है, क्योंकि करंट क्या है, करंट तो फ्लो ऑफ चार्जेस ही है। तो यहाँ से अगर इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल्स की तरफ, पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ, तो क्या होगा, जितने इलेक्ट्रॉन्स R3 से पास होंगे उतने इलेक्ट्रॉन्स R2 से भी पास होंगे, उतने इलेक्ट्रॉन्स R1 से भी पास होंगे, क्योंकि एक ही पाथ है इलेक्ट्रॉन्स के पास फ्लो करने के लिए। तो इसका मतलब क्या है कि जितना करंट हमारे सर्किट में फ्लो कर रहा है उतना ही करंट R1 से भी फ्लो होकर जा रहा है, उतना ही करंट R2 से भी फ्लो होकर जा रहा है और उतना ही करंट R3 से भी फ्लो होकर जा रहा है। ठीक है, दूसरी बात हमें क्या पता चली यहाँ पर, अगर आप ध्यान से देखेंगे ये जो R1 है ये कनेक्टेड है, इसके एंड पॉइंट्स हैं ये, तो ये कनेक्टेड है इन दो पॉइंट्स के बीच में। एक पॉइंट को हमने नाम दे रखा है X, एक को नाम दे रखा है सपोज P। X और P दो पॉइंट्स के बीच में ये कनेक्टेड है। क्या R2 भी इन्हीं दो पॉइंट्स के बीच में कनेक्टेड है? नहीं, R2 कुछ अलग दो पॉइंट्स के बीच में कनेक्टेड है, Q और S के बीच में कनेक्टेड है। और ऐसे R3 जो है वो कुछ अलग, कुछ और दो एंड पॉइंट्स के बीच में कनेक्टेड है, T और Y। इसका मतलब क्या है, R1 के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो कुछ और होगा, R2 के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कुछ और होगा, R3 के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कुछ और होगा। क्योंकि अलग अलग पॉइंट्स के बीच में कनेक्टेड है इसलिए इनके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस भी अलग अलग होगा। पोटेंशियल डिफरेंस हमने देखा था ना, क्या होता है कि यहाँ से यहाँ तक अगर हम एक यूनिट चार्ज को मूव कर रहे हैं तो हमें कितना वर्क करना पड़ रहा है, वो है पोटेंशियल डिफरेंस। तो यहाँ से यहाँ तक हम चार्ज को मूव कर रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक हम चार्ज को मूव कर रहे हैं, हमें कुछ अलग वर्क करना पड़ेगा। यहाँ से यहाँ तक यूनिट चार्ज को मूव कर रहे हैं, कुछ अलग वर्क करना पड़ेगा। यहाँ से यहाँ तक हम एक यूनिट चार्ज को मूव कर रहे हैं तो हमें कुछ अलग वर्क करना पड़ेगा। तो R1 का पोटेंशियल डिफरेंस, R1 के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सपोज V1 है, R2 के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V2 है और R3 के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V3 है। ठीक है, और यहाँ पर हो क्या रहा है, अगर हम इस पूरे सर्किट में देखें तो इलेक्ट्रॉन कहाँ से मूव कर रहे हैं, नेगेटिव टर्मिनल से हम चार्ज को मूव कर रहे हैं, कहाँ तक पहुँचा रहे हैं उसे, पॉजिटिव टर्मिनल तक। तो जो टोटल वर्क डन है, अगर हम एक यूनिट चार्ज को इस नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ लेकर जा रहे हैं तो जो टोटल हम वर्क कर रहे हैं उसमें वो किसके इक्वल है, वो हमारे बैटरी की पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल है। बैटरी के जो टर्मिनल्स हैं उसके क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसके इक्वल है। अब ये जो पूरा वर्क हम कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ तक लेकर जाने में, मतलब एक यूनिट चार्ज को इधर से इधर तक लेकर जाने में, उसमें अगर आप ध्यान से देखेंगे तो क्योंकि ये जो बीच में वायर्स लगे हुए हैं ये इस तरह के वायर्स हैं जिनका रेजिस्टेंस बहुत कम है, रेजिस्टेंस बहुत कम है, तो यहाँ तो हमें कुछ सिग्निफिकेंट वर्क करना नहीं पड़ रहा है चार्ज को इधर से उधर लेकर जाने में। जो मेनली हम वर्क कर रहे हैं वो कहाँ पर कर रहे हैं, जब हम अपने चार्ज को ये R3 के क्रॉस ले जा रहे हैं, जब हमने चार्ज को R2 के क्रॉस ले जा रहे हैं और जब हम अपने चार्ज को R1 के क्रॉस ले जा रहे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि ये जो टोटल वर्क हम कर रहे हैं
यूनिट चार्ज को नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ लेकर जाने में वो वर्क एक्चुअली किस वर्क के इक्वल है, जो हम एक यूनिट चार्ज को R3 के क्रॉस ले जाने में कर रहे हैं, प्लस एक यूनिट चार्ज को R2 के क्रॉस ले जाने में कर रहे हैं, एक यूनिट चार्ज को R1 के क्रॉस ले जाने में कर रहे हैं। तो इस केस में हम क्या कह सकते हैं, हम ये कह सकते हैं कि जो बैटरी का के टर्मिनल्स के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है वो किसके इक्वल है, V1 प्लस V2 प्लस V3, है ना। ये वर्क प्लस ये वर्क प्लस ये वर्क वो किसके इक्वल है, जो टोटल वर्क इस सर्किट में हो रहा है एक यूनिट चार्ज को इधर से इधर तक लेकर जाने में। ठीक है, अब ओम्स लॉ हमें पता है, ओम्स लॉ क्या कहता है, ओम्स लॉ कहता है कि V इज इक्वल टू आई आर। V किसके इक्वल होता है, I इंटू आर के, यानी किसी भी रेजिस्टेंस के क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो किसके इक्वल होगा, वो इक्वल होगा इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है इनटू जो भी इस रेजिस्टेंस की वैल्यू है उसके इक्वल होगा। ठीक है, तो अब इस पूरे सर्किट को अगर हम देखें, इस पूरे सर्किट में करंट फ्लो हो रहा है I, और इस पूरे सर्किट में जो बैटरी के टर्मिनल्स हैं उसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, V है। तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि ये जो V है इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, I इंटू आर लिख सकते हैं। ठीक है, ये पोटेंशियल डिफरेंस जो बैटरी के टर्मिनल्स के क्रॉस है किसके इक्वल है, जितना सर्किट में करंट फ्लो कर रहा है इनटू जो इस सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस है। ये R हमने क्या लिया है यहाँ पर, इस सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस। ये हम R1 R2 R3 की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात करें कि ये R1 R2 R3 को जब हमने ये कंबाइन किया है, हमने इनको अरेंज किया है इस सर्किट में, सीरीज में लगा रखा है, तब इस सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस कितना हो गया, वो है ये R। ठीक है, हमने क्योंकि यहाँ रेजिस्टेंस को सीरीज में लगा रखा है तो इस टोटल रेजिस्टेंस को सर्किट में अब जो टोटल रेजिस्टेंस हो गया, जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो गया, उसको हम आर एस से डिनोट यहाँ पर कर देते हैं। तो इस सर्किट का जो टोटल रेजिस्टेंस है या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है जो इन तीनों के कॉम्बिनेशन से मिलकर बना है, उसे हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आर एस से। और क्या कह सकते हैं इसको, आर इक्विवेलेंट, यानी मतलब क्या है इसका, कि ये जो हमने तीन रेजिस्टर्स यहाँ लगाए हैं इसकी जगह अगर हम इसको किसी एक रेजिस्टर से रिप्लेस कर रहे होते तो उस रेजिस्टर की वैल्यू कितनी होती, वो है हमारा आर एस। तीन की जगह अगर हम एक लगाएं और वो काम कैसे करे, बिल्कुल इन तीनों के बराबर काम कर रहा है, इन तीनों का इक्विवेलेंट है, तो वो जो अकेला रेजिस्टर होगा उसका रेजिस्टेंस कितना होगा, वो है हमारा आर एस या आर इक्विवेलेंट। तो वो है हमारे सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस, उसको हम आर एस से यहाँ डिनोट कर रहे हैं। तो V किसके इक्वल हो गया, जो टोटल करंट सर्किट में फ्लो कर रहा है इनटू जो सर्किट का हमारे टोटल रेजिस्टेंस है I इंटू आर एस। दिस इज इक्वल टू किसकी, V1 यानी R1 के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, कितना होगा, R1 में जितना करंट फ्लो कर रहा है इनटू ये R1, ये जो रेजिस्टर है इसमें रेजिस्टेंस कितना है उसकी वैल्यू। तो करंट तो सभी में I ही फ्लो कर रहा है, तो करंट तो हो गया I, और ये रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है, R1 ओम्स, तो I इंटू R1 प्लस ऐसे V2 यानी सेकेंड रेजिस्टर के टर्मिनल्स के एंड पॉइंट्स के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, वो कितना होगा, जितना करंट इसमें फ्लो कर रहा है इनटू जो इस रेजिस्टेंस की वैल्यू है, यानी I इंटू R2 प्लस V3 कितना हो जाएगा, I इंटू R3। V3 यानी थर्ड वाले रेजिस्टर में जितना करंट फ्लो कर रहा है इनटू थर्ड वाले रेजिस्टर का जितना भी रेजिस्टेंस है। अब यहाँ हमें क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पर तो है I इंटू आर एस, दिस इज इक्वल टू, अगर आर एच एस में से हम I को कॉमन ले लें तो क्या बचेगा हमारे पास, ब्रैकेट में बचेगा R1 प्लस R2 प्लस R3। तो I से I तो हम कर देते हैं कैंसिल, हमारे पास आ जाएगा कि इस सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, जिस सर्किट में रेजिस्टर्स सीरीज में लगे हुए हैं, एंड टू एंड लगे हुए हैं, वो किसके इक्वल होगा, R1 प्लस R2 प्लस R3। यानी इन सारे रेजिस्टेंस की वैल्यूज को अगर हम आपस में ऐड कर देंगे तो जितना रेजिस्टेंस बनेगा वो है हमारे सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस। ठीक है, सपोज यहाँ पर एक सर्किट हमारे पास ऐसा है जिसमें बहुत सारे रेजिस्टर्स लगे हुए हैं और हमने सब सीरीज में लगा रखे हैं, कितने लगे हुए हैं, n रेजिस्टर्स लगे हुए हैं। n हमें नंबर नहीं पता, यहाँ तो हमने 3 लगा रखे हैं, हो सकता है n 4 हो सकता है 5 हो सकता है 2 भी हो सकता है 100 हो, कुछ भी हो।
तो ये पहला रजिस्टर, दूसरा रजिस्टर, तीसरा रजिस्टर, ये कौन सा है? n नंबर का रजिस्टर है, जहाँ पर n कोई नेचुरल नंबर है। तो हमसे पूछा जाता है कि बताइए इस सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा। तो हम क्या बताएंगे? RS कितना हो, क्योंकि ये सारे सीरीज में लगे हैं, तो टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा मिलाकर? R1 प्लस R2 प्लस R3, कहाँ तक ऐड कर देंगे हम? Rn तक हम इसको ऐड कर देंगे। R1 यानी पहले रजिस्टर का रेजिस्टेंस प्लस दूसरे का रेजिस्टेंस प्लस तीसरे का रेजिस्टेंस प्लस Rn यानी nth रजिस्टर का रेजिस्टेंस। ठीक है, तो रेजिस्टर्स अगर सीरीज में लगे हुए हैं तो इसका मतलब क्या है कि अगर हमें उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, यानी उन सबको हम किस एक अकेले रेजिस्टर से रिप्लेस कर सकते हैं, उस रेजिस्टेंस की वैल्यू, उस रेजिस्टर की रेजिस्टेंस की वैल्यू हमें निकालनी है, तो हम क्या करेंगे? सिंपली इन वैल्यूज को ऐड अप कर देंगे। तो ये तो हो गया इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हम कैसे निकालें एक सर्किट का जिसमें सारे रेजिस्टर्स सीरीज में लगे हुए हैं। तो इसी पर बेस्ड हम देखते हैं कि एग्जाम्पल करके, पहले एग्जाम्पल 12.7 है ये NCERT का। क्या कह रहे हैं इसमें? एक इलेक्ट्रिक लैंप है जिसका रेजिस्टेंस है 20 ओम। सर्किट भी बनाकर इन्होंने दिखा रखा है, ये एक इलेक्ट्रिक लैंप है और इसका रेजिस्टेंस हमें दे रखा है 20 ओम्स। और एक कंडक्टर लगा रखा है हमने 4 ओम्स का, है ना, या फिर हम इसे रेजिस्टर भी कह सकते हैं। एक 4 ओम का यहाँ इन्होंने रेजिस्टर लगा रखा है और इन दोनों को इन्होंने कनेक्ट कर रखा है एक 6 वोल्ट की बैटरी से, और जैसा फिगर में दिखाया है उस तरह से। अब हमें क्या दिखाई दे रहा है? ये वाला जो रेजिस्टर है और ये जो हमारा बल्ब है, ये भी एक रेजिस्टर है। ये कैसे कनेक्टेड है? ये कनेक्टेड है सीरीज में, एंड टू एंड ज्वाइंट है ना, इसके एंड से इसका एंड ज्वाइंट है। तो यहाँ पर रेजिस्टर सीरीज में कनेक्टेड है। बोल क्या रहे हैं हमें? कैलकुलेट द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा, यानी अगर हम इन दोनों को हटाकर यहाँ पर एक रेजिस्टर लगाना चाहते हैं तो उसकी वैल्यू कितनी होगी? कितनी होगी? अभी हमने देखा था पीछे कि सीरीज में अगर रेजिस्टर्स लगे हुए हैं तो टोटल रेजिस्टेंस निकालने के लिए हम क्या करते हैं? जो भी रेजिस्टर्स लगे हुए हैं उनके रेजिस्टेंसेस को जस्ट ऐड कर देते हैं। तो हम क्या करेंगे? हम इस कंडक्टर का रेजिस्टेंस यानी 4 ओम प्लस उसमें हम बल्ब का रेजिस्टेंस ऐड कर देते हैं यानी 20 ओम्स। तो हमारे पास आ गया इस सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस कितना है? हमारे पास 24 ओम्स। ये हमारे पास कितना आ गया? ये आ गया 24 ओम्स। ठीक है, अब हमें पता चल गया कि इस सर्किट का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, यानी अगर इस सर्किट को मैं इस तरह से रीड्रॉ कर दूं, यहाँ पे बैटरी लगी हुई है, ठीक है, यहाँ पे क्या मीटर लगा हुआ है, यहाँ पे की लगी हुई है, और ये जो दो रेजिस्टर्स यहाँ लगे थे उसकी जगह हमने एक रेजिस्टर लगा दिया जो कि अकेला इन दोनों का काम कर रहा है, जिसका रेजिस्टेंस जो है वो इन दोनों का इक्विवेलेंट है। तो ये हमने अब क्या लगा दिया? 24 ओम का रेजिस्टर एक लगा दिया। तो अब ये क्या बोल रहे हैं? हम बताइए कि इस सर्किट में कितना करंट फ्लो कर रहा है। हमें ये आई की वैल्यू फाइंड करनी है, कितना करंट इसमें फ्लो करेगा। बैटरी हमें दे रखी है 6 वोल्ट की। तो यहाँ हमें क्या दिखाई दे रहा है? जो सर्किट में करंट फ्लो कर रहा है वो हम कैसे निकालेंगे? हमें वैल्यूज क्या क्या गिवन है? एक तो हमें वी गिवन है, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? 6 वोल्ट। और दूसरा हम निकाल चुके हैं इस सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस हम निकाल चुके हैं RS। वो कितना है? वो है 24 ओम्स। अगर हमें V पता है, हमें R पता है, तो I हम निकाल सकते हैं कैसे? ओम्स लॉ से। I किसके इक्वल होता है? V अपॉन R। क्या है? ये है ओम्स लॉ। तो V अपॉन R यानी I कितना आ जाएगा हमारे पास? I हमारे पास आ जाएगा 6 अपॉन 24 यानी 1/4, यानी वैल्यू कितनी आ जाएगी? ये आ जाएगी 0.25 एम्पियर्स। 0.25 एम्पियर्स करंट इस सर्किट में फ्लो हो रहा है। तीसरी चीज़ ये पूछ रहे हैं, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द इलेक्ट्रिक लैम्प एंड कंडक्टर। इस इलेक्ट्रिक लैम्प के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? ये अगर हमने यहाँ पर एक वोल्ट मीटर लगा दिया होता तो वो वोल्ट मीटर क्या रीडिंग दिखाता, और दूसरा ये जो हमारा कंडक्टर है इसके क्रॉस कितना होगा पोटेंशियल डिफरेंस, यानी यहाँ अगर हमने एक वोल्ट मीटर लगा दिया होता तो ये इसकी रीडिंग क्या होती?
सीरीज में लगी हैं तो हमें पता है कि इसके एंड पॉइंट्स की क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कुछ अलग है और इसके एंड पॉइंट्स के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कुछ अलग होगा। तो वही रीडिंग्स हमें यहाँ पर फाइंड करनी है। कैसे करेंगे? तो सबसे पहले अगर हम बात करें कंडक्टर की, फॉर कंडक्टर, यहाँ कंडक्टर के लिए हमें क्या क्या वैल्यूज़ पता है? हमें पता है इस कंडक्टर में करंट कितना फ्लो हो रहा है, क्योंकि ये दोनों चीज़ें सीरीज में लगी हुई हैं, तो जितना करंट इस सर्किट में फ्लो हो रहा है यानी 0.25 एम्पियर, या फिर क्या कह सकते हैं और इसे 1/4 एम्पियर, उतना ही करंट इस कंडक्टर में भी जा रहा है और उतना ही करंट इस लैम्प में भी जा रहा है, ये हमें पता है। ठीक है, तो हमारे कंडक्टर में जो करंट फ्लो हो रहा है वो कितना है? 1/4 एम्पियर या 0.25 एम्पियर। और हमारा जो कंडक्टर है उसका रेजिस्टेंस गिवन है। रेजिस्टेंस कितना है उसका? उसका रेजिस्टेंस है 4 ओम। अगर हमें आई पता है और आर पता है तो वी हम निकाल सकते हैं ओम्स लॉ को यूज़ करके। तो वी इज इक्वल टू हो जाएगा आई इंटू आर। क्या यूज़ किया हमने यहाँ पर? फिर से ओम्स लॉ यूज़ कर लिया, तो वो हो जाएगा 1/4 इंटू 4 यानी 1 वोल्ट। ठीक है, ऐसे ही अब हम निकालेंगे इस लैम्प के टर्मिनल्स के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है। तो लैम्प के लिए देखते हैं हमें क्या क्या वैल्यूज़ पता है। अब लैम्प में हमें पता है करंट तो उतना ही फ्लो कर रहा है जितना सर्किट में फ्लो कर रहा है, क्योंकि ये सीरीज में लगा हुआ है ये भी। तो करंट तो इसमें भी 1/4 एम्पियर ही फ्लो कर रहा है। और रेजिस्टेंस इसका हमें गिवन है, कितना गिवन है? वो गिवन है 20 ओम्स। तो B निकाल लेते हैं। V इज इक्वल टू आई आर, ओम्स लॉ यूज़ किया हमने, तो क्या आ गया? 1/4 इंटू 20 यानी ये आ गया 5 वोल्ट। तो लैम्प के टर्मिनल्स के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है 5 वोल्ट और कंडक्टर के टर्मिनल्स के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है 1 वोल्ट। और हमें क्या दिखाई दे रहा है कि ये जो हमने निकाला है इसको अगर हम V1 कह दें, इसको हम V2 कह दें, तो जो हमारे टोटल सर्किट का पोटेंशियल डिफरेंस यानी V, दिस इज इक्वल टू V1 प्लस V2। टोटल सर्किट का पोटेंशियल डिफरेंस क्या था? 6 वोल्ट, और 6 वोल्ट इज इक्वल टू कितना हो गया? V1 यानी 1 वोल्ट प्लस 5 वोल्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। इन टेक्स्ट क्वेश्चन है ये NCERT का। इसमें क्या बोल रहे हैं? Draw a schematic diagram of a circuit showing consisting of a battery of 3 cells of 2 volt। क्या क्या बनाना है? एक सर्किट हमें बनाना है, उसमें एक तो हमें 3 सेल की बैटरी लगानी है जिसमें से हर एक सेल 2-2 वोल्ट का है। तो लगा देते हैं, एक सेल, 2 सेल, 3 सेल। ये सेल के पोटेंशियल टर्मिनल्स के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 2 वोल्ट है, इसके भी और इसके भी। तो पूरी बैटरी के अगर हम टर्मिनल्स को देखें, पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल, तो ये पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा? 2 + 2 + 2 यानी 6 वोल्ट। और क्या लगाना है इसमें? हमें लगाना है इसमें एक 5 ओम का रजिस्टर, एक 8 ओम रेजिस्टेंस का रजिस्टर और एक 12 ओम रेजिस्टेंस का रजिस्टर। ठीक है, एक प्लग की, और ये सबको हमें कनेक्ट किस में करना है? सीरीज में कनेक्ट करना है। ठीक है, प्लग की तो हम यहाँ लगा ही देते हैं और सीरीज में लगा देते हैं हम ये तीनों रेजिस्टेंस, एक 5 ओम, एक 8 ओम और एक 12 ओम। इनको हमने लगा दिया यहाँ सीरीज में। ठीक है, ये पहला वाला है हमारा R1 जिसकी वैल्यू हमें दे रखी है 5 ओम, ये है R2 जिसकी वैल्यू हमें दे रखी है 8 ओम, और ये है R3 जिसकी वैल्यू हमें दे रखी है 12 ओम। ठीक है, करंट कैसे फ्लो हो रहा है? पॉजिटिव टू नेगेटिव। सपोज आई अमाउंट ऑफ करंट इसमें फ्लो हो रहा है, तो ये आई अमाउंट ऑफ करंट R1 में भी जा रहा है, R2 में भी जा रहा है, R3 में भी जा रहा है। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन में तो हमें सिर्फ इतना ही सर्किट बनाने को बोला, बना दिया वो हमने। सेकेंड में क्या बोला? रीड्रॉ द सर्किट ऑफ क्वेश्चन 1। क्वेश्चन 1 के सर्किट को दोबारा ड्रॉ करो। अब हमें क्या करना है? एक एमीटर लगाना है सर्किट में, ताकि हम मेज़र कर सकें कि टू मेज़र द करंट थ्रू द रेजिस्टर्स, कि इन रेजिस्टर्स में कितना करंट फ्लो कर रहा है। तो इन रेजिस्टर्स में तो हमें पता है बराबर ही करंट फ्लो कर रहा है और उतना करंट फ्लो कर रहा है जितना टोटल सर्किट में फ्लो कर रहा है। तो ये रेजिस्टर हम कहाँ लगा सकते हैं? कहीं भी लगा सकते हैं सर्किट में, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये एमीटर हम कहाँ लगा सकते हैं? सर्किट में कहीं भी लगा सकते हैं। तो लगा देते हैं। एक हमारे पास ये बैटरी थी 3 सेल की, रीड्रॉ कर रहे हैं हम इसे। 6 वोल्ट इसके टर्मिनल्स की क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस था, और हमने क्या किया हुआ था? ये रेजिस्टर्स थे हमारे पास जिन्हें हमने सीरीज में लगा रखा था। यहाँ हमने लगा रखी थी एक प्लग की और एक एमीटर, और हम यहाँ पर कहीं पर लगा देते हैं।
एमीटर में हमें ध्यान क्या रखना होता है कि एमीटर का जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्टेड होना चाहिए और एमीटर का नेगेटिव बैटरी के नेगेटिव से कनेक्टेड होना चाहिए। ठीक है, ये हमारा R1 5 ओम का, ये है हमारा R2 8 ओम का और ये है R3 12 ओम का। और क्या बोल रहे हैं इसमें, एमीटर लगा दिया, एक वोल्ट मीटर लगाना है कहाँ पर, टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द 12 ओम रेजिस्टर। 12 ओम रेजिस्टर की अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, तो इसके जो एंड पॉइंट्स हैं 12 ओम रेजिस्टर के, इसके इसके साथ यहाँ 12 ओम के साथ पैरेलल में हमने लगा दिया एक वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर तो हमें पता है हम कैसे लगाते हैं, हमेशा पैरेलल में लगाते हैं। इसका भी नेगेटिव बैटरी के नेगेटिव से कनेक्टेड, पॉजिटिव बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्टेड। ठीक है, अब हमें कह रहे हैं व्हाट वुड बी द रीडिंग्स इन द एमीटर एंड द वोल्ट मीटर। ये बताइए कि एमीटर की रीडिंग कितनी होगी और वोल्ट मीटर की रीडिंग कितनी होगी। तो एमीटर क्या मेजर करता है, करंट मेजर कर रहा है, वो सर्किट में कितना फ्लो कर रहा है। तो हमें एक तो करंट यानी आई की वैल्यू फाइंड करनी है, सर्किट में कितना करंट फ्लो कर रहा है। दूसरा वोल्ट मीटर, क्योंकि ये 12 ओम रेजिस्टर के क्रॉस लगा हुआ है तो ये क्या बताएगा हमें, 12 ओम रेजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस हमें पता करना है। पोटेंशियल डिफरेंस जो कि कहाँ पर है, R3 रेजिस्टर के टर्मिनल्स के अक्रॉस होगा, इसके एंड पॉइंट्स के अक्रॉस होगा। ठीक है, ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है। ये हमें फाइंड करनी है दो चीज़ें। सबसे पहले करंट फाइंड करने की कोशिश करते हैं। अब सर्किट में जो करंट फ्लो हो रहा है वो किसके इक्वल होगा, I इज इक्वल टू V अपॉन R। ये तो हमें पता ही है ओम्स लॉ से। तो हमें अगर I की वैल्यू निकालनी है तो हमें क्या क्या पता होना चाहिए, हमें पता होना चाहिए हमारे सर्किट में के टर्मिनल्स के क्रॉस हमारा पोटेंशियल डिफरेंस कितना है। वो तो हमें पता है जो बैटरी के टर्मिनल्स के क्रॉस है यानी 6 वोल्ट है। तो V की वैल्यू तो हमें पता है 6 वोल्ट। दूसरा हमें पता होना चाहिए हमारे सर्किट में हमारे सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस कितना है। वो कैसे निकालेंगे, तो R निकालने के लिए हम क्या करेंगे, क्योंकि R1 R2 R3 सीरीज में लगे हुए हैं तो जस्ट इनको ऐड कर देंगे। R1 प्लस R2 प्लस R3 क्या वैल्यू आ जाएगी, 5 प्लस 8 प्लस 12, तो ये हमारे पास आ जाएगा 25 ओम्स। ठीक है, तो V है 6 वोल्ट और R है 25 ओम्स, तो I की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। I इज इक्वल टू V अपॉन R यानी 6 अपॉन 25। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा 0.24 एम्पियर। तो हमारे सर्किट में फ्लो कर रहा है 0.24 एम्पियर करंट। तो 0.24 एम्पियर करंट वो इस रेजिस्टर में भी जा रहा है, R1 में भी जा रहा है, उतना ही R2 में भी जा रहा है, उतना ही R3 में भी जा रहा है, क्योंकि ये तीनों सीरीज में लगे हुए हैं। अब हमें निकालना है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R3 की अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है। तो उसमें भी हम ओम्स लॉ यूज़ करेंगे। V इज इक्वल टू हमें पता है होता है IR, लेकिन क्योंकि ये सिर्फ R3 के क्रॉस हमें निकालना है तो हमें ये जो सर्किट का हमने टोटल रेजिस्टेंस निकाला उससे तो हमें अब कोई मतलब नहीं है, हमें मतलब है यहाँ R3 से। ये जो R3 रेजिस्टेंस है, इस रेजिस्टर है, इसका रेजिस्टेंस कितना है। ठीक है, तो और करंट कौन सा है, ये वो करंट है जो R3 रेजिस्टर में फ्लो कर रहा है। तो वो तो हमें पता है जितना सर्किट में करंट है फ्लो कर रहा है टोटल, उतना ही करंट R3 में भी फ्लो कर रहा है क्योंकि ये सीरीज में लगा हुआ है। तो V इज इक्वल टू IR3, करंट हम निकाल चुके हैं अभी, कितना था 0.24 इंटू R3 की वैल्यू कितनी दे रखी है 12। सॉल्व कर लेते हैं इसको, तो सॉल्व करके हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पर 2.88 वोल्ट। तो इस R3 के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है 2.88 वोल्ट। ठीक है, तो ये तो बात की हमने सीरीज की, रेजिस्टर सीरीज में लगे हैं तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हम कैसे निकालेंगे। अब हम बात करते हैं कि अगर रेजिस्टर्स को हमने पैरेलल में लगा रखा है, यानी कोई दो पॉइंट्स के बीच में हमने सारे रेजिस्टर्स लगा रखे हैं, तो हम इनका इक्विवेलेंट कैसे लगाएं। तो हमने रेजिस्टर सपोज कोई दो पॉइंट्स A और B हमारे पास हैं, उनके बीच में हमने रेजिस्टर्स लगा रखे हैं। ये R1 है, ये R2 है और ये R3 है, ये R2 है और ये R3 है। तो हम ये जानना चाहते हैं इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा, यानी इन तीनों को अगर हम सिर्फ एक रेजिस्टर से रिप्लेस करना चाहें तो वो जो रेजिस्टर होगा उसका रेजिस्टेंस कितना होगा।
तो क्योंकि ये पैरेलल में लगे हुए हैं तो इसको हम अब कैसे डिनोट कर सकते हैं, आर पी से। तो ये आर पी की वैल्यू हम निकालना चाह रहे हैं। कैसे निकालेंगे, अभी हमने पीछे भी बात की थी, हमें बताया कि क्योंकि ये तीनों रेजिस्टर सेम 2 पॉइंट्स के बीच में है, इसका मतलब इनके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस तो सेम ही होना है। ए से बी तक हम लेकर जा रहे हैं यूनिट चार्ज को, तो हमें उतना ही काम करना पड़ रहा है, चाहे हम कैसे भी लेकर जा रहे हैं। ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस अगर पहले वाले के अक्रॉस वी है तो दूसरे वाले के टर्मिनल्स के क्रॉस भी वी है और तीसरे वाले के टर्मिनल्स के क्रॉस भी वी है। लेकिन यहाँ पर स्पेशल बात क्या दिखाई दे रही है, अगर आई करंट सर्किट में हमारे फ्लो कर रहा है, सर्किट भी बना लेते हैं, यहाँ पर हमने बैटरी लगा रखी है, की लगा रखी है। ठीक है, तो हम क्या कह रहे हैं कि आई करंट इस सर्किट में फ्लो कर रहा है, तो यहाँ पर जब आएगा करंट फ्लो करेगा मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन्स चार्जेस फ्लो कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो यहाँ से फ्लो करते हुए नेगेटिव टर्मिनल से फ्लो करते हुए पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जा रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स अगर यहाँ पर आ रहे हैं, सपोज कीजिए, आप सोचिए ध्यान से, तो क्या होगा, कुछ इलेक्ट्रॉन्स तो इधर चले जाएंगे, कुछ इलेक्ट्रॉन्स इधर चले जाएंगे, कुछ इलेक्ट्रॉन्स इधर चले जाएंगे। इस बार ऐसा नहीं होगा कि सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स एक ही जगह पर जा रहे हैं। सीरीज में जो हमने लगा रखा था तो हर रेजिस्टर से सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स पास हो रहे थे, करंट सेम था। यहाँ पे करंट डिवाइड हो गया, तो यहाँ जो पहले रेजिस्टर में करंट जा रहा है वो कुछ और होगा, जो दूसरे में जा रहा है वो कुछ और होगा, जो तीसरे में जा रहा है वो कुछ और होगा। डिपेंड किस पर करेगी इसकी वैल्यू, की रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है। रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तो उसमें करंट कम होगा, रेजिस्टेंस कम होगा तो उसमें करंट ज़्यादा होगा, हमने पढ़ा था ये भी। अगर V कांस्टेंट है तो I इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। तो जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस लगा होगा यहाँ पर, जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस का रेजिस्टर होगा उसमें उतना ही कम करंट जाएगा। तो सपोज I1 जो रेजिस्टर है, जो R1 रेजिस्टर है उसमें I1 करंट फ्लो कर रहा है, I1 एम्पियर्स। जो R2 रेजिस्टर है उसमें I2 एम्पियर्स करंट फ्लो कर रहा है, और जो R3 रेजिस्टर है उसमें I3 एम्पियर्स करंट फ्लो कर रहा है। अब यहाँ पर आप क्या देखोगे, आगे जाकर क्या हो रहा है, ये I1 करंट आया, ये I2 करंट आया, ये I3 करंट आया, है ना, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हुए आ रहे हैं। तो क्या होगा, फिर से इलेक्ट्रॉन्स इकट्ठे हो जाएंगे, फिर से आगे जाकर करंट कितना हो जाना है, फिर से करंट वही I ही हो जाना है। जितना I करंट यहाँ तक आया था उतना ही I करंट हमें वापस मिलेगा। तो क्योंकि I1 I2 I3 क्या है, I की तो पार्ट्स हैं, आई तो डिवाइड हुआ है I1 I2 I3 में, तो हमें क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पर कि I1 प्लस I2 प्लस I3 ये मिलकर किसके बराबर होना चाहिए, जितना सर्किट में टोटल करंट फ्लो कर रहा है उसके बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पर हमें मिला एक रिलेशन कि I यानी इस सर्किट में टोटल करंट कितना फ्लो कर रहा है वो किसके इक्वल है, I1 यानी R1 में कितना करंट जा रहा है, प्लस I2 यानी R2 में कितना करंट जा रहा है, प्लस I3 यानी R3 में कितना करंट जा रहा है। अब हमें ये भी पता है, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग हमने पढ़ा है कि I इज इक्वल टू V अपॉन R। क्या है ये, ओम्स लॉ। तो जो टोटल सर्किट में जितना करंट फ्लो कर रहा है वो किसके इक्वल होगा, टोटल सर्किट में जो पोटेंशियल डिफरेंस है अपॉन जो टोटल सर्किट का रेजिस्टेंस है। तो टोटल सर्किट का रेजिस्टेंस, इसको इस बार हम उसको डिनोट कर देते हैं किससे, आर पी से, क्योंकि यहाँ पर रेजिस्टेंस पैरेलल में लगे हुए हैं। तो हम इस आई की जगह क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं वी अपॉन आर पी। आर पी क्या है, इस पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस। या और क्या कह सकते हैं इसे, अगर हम इन तीनों को हटाकर यहाँ पर एक रेजिस्टर लगाना चाहते होते तो उसकी वैल्यू क्या होती। तो ये आर पी है, ये किसके इक्वल है, I1। अब I1 इस R1 में कितना करंट जा रहा होगा, तो I इज इक्वल टू V अपॉन R। हमें पता है इस R1 के टर्मिनल्स के क्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस तो V ही है, क्योंकि ये भी A और B के बीच में ही कनेक्टेड है। और रेजिस्टेंस कितना है इसका, R1 ओम्स है, तो I1 कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा V अपॉन R1। ऐसे I2 रेजिस्टर में कितना करंट जा रहा है, V अपॉन R2। और ऐसे R3 रेजिस्टर में कितना करंट जा रहा है, V अपॉन R3। ठीक है, तो V अपॉन RP इज इक्वल टू, V ले लेते हैं कॉमन, क्या आ जाएगा यहाँ, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। V से V तो हो गया कैंसिल, हमें मिल गया रिलेशन 1 अपॉन RP इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास किसकी वैल्यू आएगी, 1 अपॉन
आर पी की वैल्यू आएगी उसका हम रेसिप्रोकल कर देंगे। जैसे सपोज हमारे पास आ गया कि लेट 1/RP इज इक्वल टू 1/12। इसका मतलब आर पी कितना है, आर पी इज इक्वल टू 12 ओम्स। ठीक है, तो ये हमें रिलेशन जो मिला है ये किसके लिए मिला है, अगर हमारे रेजिस्टर्स पैरेलल में कनेक्टेड हैं तो हम उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे। ऐसे ही अगर 3 की जगह n रेजिस्टर्स कनेक्टेड होते तो हम क्या कहते हैं, 1/RP इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/Rn तक। इन सबको हम इस तरह से ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो इसी चीज़ को अब हम यूज़ करके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एग्जाम्पल 12.8 NCERT का, उसको हम देखते हैं क्या दे रखा है उसमें। इन द सर्किट डायग्राम गिवन इन फिगर 12.10, इस फिगर में एक सर्किट डायग्राम दे रखा है। सपोज द रेजिस्टर्स R1, R2 एंड R3 हैव द वैल्यूज 5 ohms, 10 ohms एंड 30 ohms रिस्पेक्टिवली। जो पहला वाला रेजिस्टर है इसका रेजिस्टेंस है 5 ohm, दूसरे का रेजिस्टेंस है 10 ohm, तीसरे का रेजिस्टेंस है 30 ohm। और ये तीनों कनेक्टेड हैं किससे, एक बैटरी से जिसका पोटेंशियल डिफरेंस है 12 वोल्ट। ठीक है, ये हमें दे रखा है। कह रहे हैं कैलकुलेट द करंट थ्रू ईच रेजिस्टर। हर रेजिस्टर में जो करंट जा रहा है वो कैलकुलेट कीजिए। तो सपोज सर्किट में तो करंट फ्लो कर रहा है आई, तो I1 करंट जा रहा है पहले वाले में, I2 जा रहा है दूसरे वाले रेजिस्टर में और I3 करंट जा रहा है तीसरे वाले रेजिस्टर में। हमें I1, I2 और I3 की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, और हमें ये पता है कि ये जो एक्स वाई पॉइंट्स के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है वो किसके इक्वल है, वो इक्वल है हमारे बैटरी के पोटेंशियल टर्मिनल्स के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस के, यानी 12 वोल्ट के। तो इसमें से जो हर रेजिस्टर है R1 हो चाहे R2 हो या चाहे R3 है, उसके टर्मिनल्स के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस तो 12 वोल्ट ही है। तो अगर हम बात करें R1 की, पहले हम R1 के लिए फाइंड करते हैं। तो R1 के लिए हमें पता है V तो 12 वोल्ट है, ये तो तीनों के लिए सेम है। और R1 की वैल्यू हमें दे रखी है कितनी, 5 Ω। तो हमें V की वैल्यू पता है, R की वैल्यू पता है, तो I1 हम फाइंड कर सकते हैं। I इज इक्वल टू V/R, ओम्स लॉ जो हमने पीछे पढ़ा था वही हम यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं। तो I1 इज इक्वल टू हो जाएगा V/R1। V/R1 वैल्यूज रख देते हैं, यानी 12/5। तो 12/5 जब हम करेंगे क्या वैल्यू हमें मिल जाएगी, ये हमें मिल जाएगा 2.4 एम्पियर्स। ठीक है, ऐसे ही हमें क्या निकालना है, अब R2 के लिए निकालते हैं। R2 रेजिस्टर के लिए यहाँ पर भी V तो सेम ही है, 12 वोल्ट ही है, क्योंकि सेम पॉइंट्स के बीच में ही लगे हुए हैं तीनों के तीनों। और R2 की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है, ये हमें दे रखी है 10 ohms। तो हम निकालते हैं I2 कितना हो जाएगा, V/R2 यानी 12/10, तो ये आ गया 1.2 एम्पियर्स। और ऐसे ही हम यहाँ निकालते हैं R3 के लिए, सेम ऐसे ही V हमें पता है सेम ही है, V कितना है 12 वोल्ट है, V है हमारा 12 वोल्ट्स। और R3 की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है 30, इसका रेजिस्टेंस कितना है 30 ohms। तो I3 इज इक्वल टू V/R3 यानी 12/30। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे क्या आ जाएगा, 4/10, यानी ये आ जाएगा 0.4 ohms। ठीक है, तो ये तो हमने निकाल लिया कि इसमें से कितना करंट फ्लो हो रहा है, इसमें से कितना हो रहा है और इसमें से कितना हो रहा है। और यहाँ आपको ये भी दिखाई दे रहा होगा कि रेजिस्टेंस की वैल्यू जितनी ज़्यादा है करंट का अमाउंट उतना ही कम है। सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस किसका था, R3 का, तो उसमें करंट फ्लो कर रहा है सिर्फ उसमें करंट कितना फ्लो कर रहा है, सॉरी ओम्स नहीं, ये क्या एम्पियर्स, उसमें करंट फ्लो कर रहा है 0.4 एम्पियर। उसके बाद सबसे कम रेजिस्टेंस किसका था, R1 का। तो R1 में हम देख रहे हैं सबसे ज़्यादा अमाउंट ऑफ करंट फ्लो कर रहा है 2.4 एम्पियर्स। तो रेजिस्टेंस जितना ज़्यादा होगा उसमें करंट की अमाउंट उतनी कम होगी। I इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R व्हेन V इज कांस्टेंट। और हमें क्या निकालना है, टोटल करंट इन द सर्किट, इस पूरे सर्किट में टोटल करंट कितना। तो उसके लिए हमें क्या पता होना चाहिए, एक तो V पता होना चाहिए, वो तो हमें पता ही है 12 वोल्ट, और हमें पता होना चाहिए इस टोटल सर्किट का रेजिस्टेंस। तो ये तीन जो रेजिस्टर्स लगे हुए हैं इनकी जगह अगर हम एक रेजिस्टेंस से इसको रिप्लेस करते हैं अगर हम, तो वो रेजिस्टेंस हमें कितने ओम्स का लगाना होता है, वो RP हम यहाँ निकालना चाह रहे हैं। कैसे निकालेंगे, जो अभी हमने रिलेशन पढ़ा था उससे,
1 अपॉन आर पी इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। तो इसका मतलब क्या है, 1 अपॉन आर पी इज इक्वल टू 1 अपॉन 5 प्लस 1 अपॉन 10 प्लस 1 अपॉन 30। सॉल्व कर लेते हैं इसको। 30 आ गया यहाँ पर, तो क्या आ गया यहाँ पर, 6 प्लस 3 प्लस 1, तो 1 अपॉन आर पी इज इक्वल टू आ गया हमारा 10/30 यानी 1/3। 1 अपॉन आर पी 1/3 है, तो इसका मतलब आर पी इज इक्वल टू 3 ओम्स। आर पी कितना आ गया हमारा, 3 ओम्स आ गया। ठीक है, तो आर पी हमारा आ गया 3 ओम्स। तो ये हमने निकाल लिया टोटल सर्किट का रेजिस्टेंस। अब हम टोटल करंट भी निकाल सकते हैं। करंट इज इक्वल टू I इज इक्वल टू वी अपॉन आर पी। वी अपॉन आर पी यानी वी है 12 और आर पी हमने निकाला है 3, तो करंट आ गया हमारा 4 एम्पियर्स। अच्छा, इस क्वेश्चन को इस तरह से सॉल्व करने के बजाय और भी हम कैसे सॉल्व कर सकते थे। अब हमें पता है यहाँ पर कि I1 की वैल्यू हमें पता है, I2 की वैल्यू हमें पता है, I3 की वैल्यू हमें पता है, और हमें ये भी पता है कि क्योंकि ये पैरेलल में है तो I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। तो हम इसमें एक चीज़ और कर सकते थे, I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। ऐसे भी अगर हम इन्हें जस्ट ऐड कर देते तीनों वैल्यूज़ को, तो भी हमें इस सर्किट में टोटल करंट कितना फ्लो हो रहा है वो मिल जाता। तो हम क्या करते, 2.4 प्लस 1.2 प्लस 0.4, तब भी कितना आता, तब भी हमारे पास ये 4 एम्पियर ही निकल कर आता। थर्ड पार्ट में एक्चुअली इन्होंने पूछा हुआ है कि टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा इस सर्किट का। तो थर्ड पार्ट में तो हमें ये करके दिखाना ही है जो हमने ऊपर किया है कि 1 अपॉन आर पी इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। तो कितनी आ जाएगी ये वैल्यू, जब हमने सॉल्व किया इसको, ये आ जाता हमारे पास 3 ओम्स। इस सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस 3 ओम है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर आप एक चीज़ और देख रहे होंगे, अगर आपने ध्यान दिया होगा कि जब हम सीरीज़ में रेजिस्टर्स को लगा रहे थे तो जो टोटल रेजिस्टेंस इनका होता है वो क्या होता है, जस्ट इन तीनों को ऐड कर दो उसके बराबर होता है। यानी जब हमने रेजिस्टर सीरीज़ में लगा रखे हैं तो सर्किट का रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। इसका रेजिस्टेंस प्लस इसका रेजिस्टेंस प्लस इसका रेजिस्टेंस, तो टोटल सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन जब हमने ये रेजिस्टर्स पैरेलल में लगा रखे हैं, तो क्योंकि हमारे पास अब रिलेशन क्या है, 1 अपॉन आर पी इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। तो आप क्या देखोगे यहाँ पर कि जो हमारे पास सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस निकल कर आएगा वो हमेशा कम निकल कर आएगा। जो सबसे छोटा रेजिस्टर हमने यहाँ रेजिस्टेंस का रजिस्टर हमने लगा रखा है, उस सबसे छोटे रेजिस्टेंस की वैल्यू से छोटा नंबर हमें कोई मिलेगा। जैसे हमें क्या मिला, 3 ओम मिला। सबसे छोटा रजिस्टर जो हमने लगाया था 5 ओम का था, उससे भी कम हो गई टोटल रेजिस्टेंस की वैल्यू। तो अगर हम रेजिस्टर्स को पैरेलल में लगाते हैं तो सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस कम हो जाता है। अगर हम रेजिस्टर्स को सीरीज में लगाते हैं तो सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। अब इसमें हमें क्या बोल रहे हैं, फिगर दे रखा है इन्होंने 12.12। इसमें रेजिस्टर्स लगे हुए दिख रहे हैं। इसमें से ये पहला वाला है R1, इसकी वैल्यू हमें दे रखी है 10 ओम। R1 जो है उसका रेजिस्टेंस है 10 ओम। R2 इसकी वैल्यू हमें दे रखी है 40 ओम्स। R3 30 ओम, R4 20 ओम और R5 दे रखा है 60 ओम। हमें कह रहे हैं इस रेजिस्टेंस, और ये कनेक्टेड किससे, 12 वोल्ट की बैटरी से कनेक्टेड है। इस बैटरी का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो है 12, पोटेंशियल है, वोल्टेज है वो है 12 वोल्ट। तो 12 वोल्ट की बैटरी से कनेक्टेड है। हमें बताना है इस सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा। अब इस सर्किट में हमें दिखाई दे रहा है कि दो रेजिस्टर्स तो यहाँ पर पैरेलल में कनेक्टेड है ना, सेम पॉइंट्स के बीच में कनेक्टेड है। अगर मैं ए बी नाम दे दूँ तो ये R1 भी ए बी के बीच में कनेक्टेड है और R2 भी ए बी के बीच में कनेक्टेड है, तो ये दोनों पैरेलल में। ऐसे ये तीनों के तीनों भी पैरेलल में, R3 R4 और R5। अगर मैं इन पॉइंट्स को X और Y नाम दे दूँ तो ये तीनों के तीनों X और Y के बीच में कनेक्टेड है। तो पहले तो हम सबसे पहले ये ढूंढते हैं यहाँ पर कि R1 और R2 को रिप्लेस करके अगर हमें एक रेजिस्टर यहाँ पर लगाना होता है तो उसका रेजिस्टेंस क्या होता है। तो हम क्या निकालना चाह रहे हैं यहाँ पर, 1 अपॉन RP1। इस पहले वाला, ये जो पहले वाला सेट है
इसके लिए हम फाइंड कर रहे हैं इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, क्योंकि ये पैरेलल में लगे हैं तो हम पैरेलल वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। 1/RP इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। कितना हो जाएगा 1/10 प्लस 1/40, यानी 40 आ गया यहाँ तो, और यहाँ पर क्या आ गया यहाँ आ गया 4 प्लस 1 यानी 5, तो ये आ गया 1/8। 1/RP1 1/8 है, इसका मतलब RP1 क्या है, रेसिप्रोकल कर देते हैं दोनों तरफ, ये हो गया 8 ओम्स। यानी इन दोनों की जगह अगर हम एक 8 ओम का रेजिस्टर भी लगा देंगे तो वो भी सेम ही काम करेगा। फिर हम देखते हैं इन तीनों को अगर हमें एक रेजिस्टर से रिप्लेस करना है तो उसका रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए, वो भी फाइंड करते हैं। तो कितना होना चाहिए, इसको हम RP2 कहते हैं अगर 1/RP2, तो ये इक्वल होगा 1/R3 प्लस 1/R4 प्लस 1/R5 के, यानी 1/30 प्लस 1/20 प्लस 1/60। एलसीएम लेंगे 60 आ जाएगा, क्या आएगा यहाँ 2 प्लस 3 प्लस 1 यानी आ जाएगा 5, तो 5/60, 5/60 यानी कितना हो जाएगा ये हमारा हो जाएगा 1/12। ठीक है, 1/RP2 1/12 है, इसका मतलब RP2 ये किसके इक्वल हो गया, ये हो गया 12 ओम्स के इक्वल। ठीक है, अब निकालना क्या है, हमें सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस निकालना है। अब हम इस सर्किट को अगर थोड़ा सा रीड्रॉ करें तो हमें क्या दिखाई देगा, ये हमने यहाँ बैटरी लगा रखी है और यहाँ हमने इन दोनों की जगह लगा रखा है एक रेजिस्टेंस RP1। ठीक है, यहाँ हमने कहीं एमीटर लगा रखा है, यहाँ हमने कहीं पर की लगा रखी है, और इन तीनों की जगह भी अगर हम एक लगा दें, एक कोई रेजिस्टर लगा दें, इसका रेजिस्टेंस कितना है RP2। तो अब ये RP1 और RP2 ये किससे कनेक्टेड है, तो सीरीज में कनेक्टेड है, जितना करंट इसमें जा रहा है उतना ही करंट इसमें भी जा रहा है, तो ये दोनों सीरीज में है। RP1 की वैल्यू है 8 ओम और RP2 की वैल्यू है 12 ओम। तो अब हमें निकालना है फाइनल जो हमारे सर्किट का रेजिस्टेंस होगा, तो उसे हम क्या लिख रहे हैं, RS अगर हम लिखते हैं तो वो किसके इक्वल हो जाएगा RP1 प्लस RP2, क्योंकि दोनों सीरीज में, तो जस्ट हम ऐड कर देंगे इन्हें, यानी 12 प्लस 8, तो हमारे पास ये आ जाएगा 20 ओम्स। ठीक है 20 ओम आ गया है। हाँ, यहाँ पर लग रहा है कैलकुलेशन में थोड़ी सी गड़बड़ हो गई, तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ आना चाहिए था हमारे पास 2 प्लस 3 प्लस 1, तो यहाँ हमारे पास 5 नहीं आना चाहिए था, यहाँ आना चाहिए था 6/60, तो ये आ जाता 1/10, यानी RP2 की वैल्यू होती 10 ओम्स। तो हमारे पास जो सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस आएगा वो आएगा हमारा 8 प्लस 10 यानी 20 ओम्स नहीं आएगा, ये आएगा हमारा 18 ओम्स। ठीक है, तो ये आ गया हमारा आंसर, टोटल रेजिस्टेंस कितना है सर्किट का 18 ओम्स है। फिर कह रहे हैं टोटल करंट फ्लोइंग इन द सर्किट बताइए। अब हम इस सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस निकाल चुके हैं, वो है 18 ओम्स, और हमें V की वैल्यू भी गिवन है, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, वोल्टेज कितनी है बैटरी की 12 वोल्ट। तो अब तो करंट कितना फ्लो हो रहा है वो निकालना बहुत ही ईजी है, I इज इक्वल टू V/R, फिर से हम ओम्स लॉ यूज़ कर रहे हैं, V/R यानी 12/18, 12/18 इसको हम जब डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 0.6666 ऐसे समथिंग मिलेगा, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, अप्रॉक्सीमेटली ये इक्वल है 0.67 एम्पियर के, इतना करंट इस सर्किट में फ्लो कर रहा है। इसके बाद आते हैं हम एडवांटेजेस ऑफ कनेक्टिंग इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस इन पैरेलल इंस्टेड ऑफ कनेक्टिंग देम इन सीरीज। जो हमारे घर में इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस हैं उनको हम पैरेलल में कनेक्ट करना प्रेफर करते हैं बजाय सीरीज में कनेक्ट करने के। ऐसा क्यों, कई सारी वजह है इसकी। सबसे पहली बात क्या है, अगर हमने सारी डिवाइसेस को सीरीज में लगा रखा है, ठीक है, तो हमने क्या किया, तो इसमें क्या होगा, इक्वल अमाउंट ऑफ करंट फ्लो होगा। अब सपोज एक डिवाइस तो है हमारी जिसको ज़्यादा करंट चाहिए, जैसे रेफ्रिजरेटर है ना, या फिर AC है, और एक हमने लगा रखा है कोई छोटा सा बल्ब, उसको तो उतना करंट नहीं चाहिए, तो क्या होगा, हमारे अप्लायंस को यहाँ तो बराबर ही करंट मिल रहा है, तो इससे तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। लेकिन अगर हमने इन्हें लगा रखा होता पैरेलल में तो क्या होता, ये अपने इनमें हम रेजिस्टर्स लगाकर
हम कंट्रोल कर सकते थे कि कितना करंट इसके अंदर जाएगा। तो ये अपने रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ करंट ही ये लेंगे। हमने अगर यहाँ एक रेफ्रिजरेटर लगा रखा है, एक बल्ब लगा रखा है और एक कुछ और लगा रखा है, सपोज फैन लगा रखा है, तो जितना करंट जिसको चाहिए उतना करंट उसके पास उसको मिल सकता है। जबकि यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि सब में इक्वल अमाउंट ऑफ करंट जाएगा। उसको उतना करंट नहीं चाहिए, उसमें ज़्यादा करंट जाएगा तो हो सकता है बर्न आउट हो जाए, और ये भी हो सकता है कि उसको जितना करंट चाहिए उतना करंट उसको नहीं मिल रहा है। तो एक सीरीज सर्किट में क्या होता है, करंट कांस्टेंट है थ्रू आउट द इलेक्ट्रिक सर्किट, जबकि पैरेलल में करंट डिवाइड हो जाता है किसके अकॉर्डिंग, जो भी हमने गैजेट लगाया है उसके अकॉर्डिंग वो करंट डिवाइड हो जाता है। जितना जिसको चाहिए उतना करंट हम उस तक पहुंचा सकते हैं। दूसरी बात, एक सीरीज सर्किट में क्या होता है, अगर एक कंपोनेंट फेल हो गया, सपोज एक डिवाइस खराब हो गई, ये बल्ब खराब हो गया बीच में से, तो अब क्या होगा, यहाँ से बस यहीं से करंट का फ्लो कट जाएगा। तो उसके आगे जो हमने और डिवाइसेस लगा रखी हैं ये तो वर्क करेगी नहीं, पूरा सर्किट ही नहीं वर्क करेगा। यहाँ सर्किट ब्रेक हो गया तो सारी डिवाइसेस काम करना बंद कर देंगी। तो सीरीज सर्किट में अगर एक भी कंपोनेंट फेल हो गया तो सर्किट तो टूट जाएगा और कोई भी कंपोनेंट काम नहीं करेगा। पैरेलल में क्या होगा, सपोज करो हमने पैरेलल में लगा रखी हैं चीज़ें, एक ने काम करना बंद भी कर दिया तो भी क्या हो गया, ठीक है, इधर अब करंट नहीं जा रहा है लेकिन ये सर्किट तो अभी भी टूटा नहीं है, ये सर्किट तो अभी भी टूटा नहीं है, तो ये वाला अप्लायंस भी काम करता रहेगा, ये वाला अप्लायंस भी काम करता रहेगा। सिर्फ एक अप्लायंस जो खराब हुआ है सिर्फ वही काम करना बंद करेगा। सीरीज में एक भी अप्लायंस की खराब होते ही पूरा सर्किट ब्रेक हो जाएगा और सारे अप्लायंसेस काम करना बंद कर देंगे। पैरेलल सर्किट में जो हमने जैसे अभी पीछे बात की थी, जो टोटल रेजिस्टेंस है वो कम हो जाता है, और सीरीज में अगर हम चीज़ों को लगाते हैं तो सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। और हमें पता है I इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R जब V कांस्टेंट है। तो अगर सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा तो क्या होगा, अमाउंट ऑफ करंट जो सर्किट में फ्लो कर रहा है वो कम हो जाएगा। तो हो सकता है हमारे अप्लायंसेस तक सफिशिएंट अमाउंट ऑफ करंट नहीं पहुंचे। पैरेलल सर्किट में तो रेजिस्टेंस कम हो जाता है तो उस सर्किट में से ज़्यादा अमाउंट ऑफ करंट फ्लो कर सकता है। ईच अप्लायंस कैन हैव सेपरेट ऑन ऑफ स्विच इन ए पैरेलल सर्किट। एक पैरेलल सर्किट में हम हर अप्लायंस को सेपरेट ऑन ऑफ स्विच दे सकते हैं। तो हमारी मर्जी होगी तो हम इसको ऑफ रखेंगे, इन दोनों को ऑन रखेंगे, हमारी मर्जी होगी तो हम इन दोनों को ऑफ रखेंगे, इसको ऑन रखेंगे। लेकिन अगर हमने सारी डिवाइसेस लगा रखी हैं सपोज सीरीज में, तो क्या होगा, एक ऑन ऑफ स्विच ही होगा सबके लिए, हम इनको अलग अलग ऑन ऑफ स्विच नहीं दे सकते। तो अगर हमने स्विच ऑन कर दिया तो सारी डिवाइसेस चलेंगी, अगर हमने स्विच ऑफ कर दिया तो ये सारी की सारी स्विच ऑफ रहेंगी। तो क्योंकि पैरेलल में लगाने के हमें इतने सारे फ़ायदे हैं, इसलिए हम अपने घर में इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस को पैरेलल में ही कनेक्ट करते हैं, सीरीज़ में कनेक्ट करना प्रेफर नहीं करते। अब हम आते हैं अपने इन टेक्स्ट क्वेश्चंस पर। तो क्या कह रहे हैं क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन देखते हैं, जज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है हमें व्हेन द फॉलोइंग आर कनेक्टेड इन पैरेलल। एक 1 ओम का रेजिस्टर और एक 10⁻6 ओम का रेजिस्टर, ये पैरेलल में कनेक्टेड है। तो ये एक 1 ओम का रेजिस्टर है और ये एक 10⁻6 ओम का रेजिस्टर है, इन्हें हमने पैरेलल में कनेक्ट कर रखा है, ये दो पॉइंट्स के बीच में हमने इन्हें लगा रखा है। तो बताओ इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा, यानी इन दोनों को अगर हम रिप्लेस करके एक रेजिस्टर लगाना चाहें यहाँ पर तो उसकी वैल्यू कितनी होगी, वो वैल्यू हमें फाइंड करके बतानी है। तो R1 है हमारा 1 ओम और R2 है हमारा 10⁻6 ओम, पैरेलल में कनेक्टेड है, तो 1/RP इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2, यानी 1/1 प्लस 1/10⁻6 कितना आ जाएगा, 10⁻6 प्लस 1/10⁻6। अब 10⁻6 प्लस 1, 10⁻6 एक काफ़ी बड़ा नंबर है, एक के बाद 6 जीरो हम यहाँ पर लगा रहे हैं और उसमें हम एक बहुत छोटा सा नंबर 1 ऐड कर रहे हैं, ठीक है, और नीचे क्या है 10⁻6 है। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू हमारे पास क्या निकल कर आएगी, अप्रॉक्सीमेटली 1 के आसपास आएगी। लेकिन क्योंकि न्यूमरेटर बड़ा है और डिनोमिनेटर छोटा है, लेकिन अभी हमने क्या निकाली, अभी तो हमने RP की वैल्यू ही नहीं निकाली, अभी हमने वैल्यू निकाली है 1/RP। तो 1/RP है 10⁻6 प्लस 1/10⁻6, यानी RP कितना हो जाएगा 10⁻6/10⁻6 प्लस 1। तो यहाँ हमें क्या दिखाई दे रहा है कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर अप्रॉक्सीमेटली इक्वल ही है, तो ये वैल्यू हमारे पास क्या निकल कर आएगी, अप्रॉक्सीमेटली 1 के आसपास आएगी। लेकिन क्योंकि न्यूमरेटर थोड़ा सा छोटा है, डिनोमिनेटर उससे थोड़ा सा बड़ा है,
तो इसका मतलब ये वैल्यू हमारी लेस देन 1 आएगी। तो लेस देन 1 से कुछ थोड़ा सा कम नंबर यहाँ पर हमारे पास निकल कर आएगा। तो इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा? लेस देन 1 होगा। ठीक है, लेस देन 1 ओम, अप्रॉक्सीमेटली 1 ओम होगा, लेकिन 1 ओम से कम होगा। अब यहाँ पर 3 रेजिस्टर्स हैं, R1, R2, R3, इन्हें भी बोला है पैरेलल में लगे हुए हैं। ठीक है, इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमें यहाँ पर फाइंड करना है। सेम इसी तरीके से हम करेंगे, 1/RP इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, यानी 1/1 प्लस 1/10 टू द पावर 3 प्लस 1/10 टू द पावर 6। कितना आ जाएगा ये? 10 टू द पावर 6 प्लस 10 टू द पावर 3 प्लस 1/10 टू द पावर 6, ऐसा कुछ आ जाएगा। ठीक है, सॉल्व अगर हम इसको करें और तो ये क्या है, 1 के बाद यहाँ 6 ज़ीरोज़ हमने लगा रखे हैं, ये है 1000, ये है 1 और ये है 1 के बाद 6 ज़ीरोज़। तो ये 1/RP हमारे पास निकल कर आ रहा है कितना? 1001000/1000000 इतना आ रहा है। तो 1/RP अगर इतना है तो RP की वैल्यू कितनी होगी? RP की वैल्यू होगी 1 2 3 4 5 6/1001001। यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, ये दोनों नंबर्स भी अप्रॉक्सीमेटली इक्वल ही हैं। तो अप्रॉक्सीमेटली तो ये 1 ओम हमें वैल्यू निकाल कर देने वाले हैं, लेकिन यहाँ पर क्योंकि न्यूमरेटर छोटा है और डिनोमिनेटर बड़ा है, तो ये वैल्यू भी कैसी आएगी? ये वैल्यू भी हमारी लेस देन 1 ओम ही आने वाली है। तो करीब करीब 1 ओम रेजिस्टेंस जो है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमारा कितना निकल रहा है? करीब करीब 1 ओम निकल कर आ रहा है दोनों केसेस में, लेकिन 1 से बड़ा नंबर नहीं आ रहा, 1 भी नहीं आ रहा एग्जैक्टली, 1 से स्लाइटली छोटा कुछ नंबर हमारे पास आने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें हमें क्या बोल रहे हैं। एक इलेक्ट्रिक लैंप है 100 ओम्स का, और एक टोस्टर है जिसका रेजिस्टेंस है 50 ओम, और एक वाटर फिल्टर है जिसका रेजिस्टेंस है 500 ओम। इन तीनों को हमने पैरेलल में कनेक्ट कर रखा है एक 220 वोल्ट सोर्स से। तो एक हमारे पास ये है लैंप है, ठीक है, इसका रेजिस्टेंस कितना दे रखा है? 100 ओम्स, और इसके साथ में हमने कनेक्ट कर रखा है पैरेलल में एक टोस्टर जिसका रेजिस्टेंस है 50 ओम, R2 कह देते हैं इसको हम, और एक कनेक्ट कर रखा है वाटर फिल्टर जिसको हम R3 कह देते हैं इसके रेजिस्टेंस को, ये है 500 ओम का। ये पैरेलल में कनेक्टेड है, यानी दो सेम पॉइंट्स के बीच में कनेक्टेड है, और जिस बैटरी से कनेक्टेड है इसकी वोल्टेज कितनी है? 220 वोल्ट, ऐसे हमने कनेक्ट किया हुआ है। ठीक है, what is the resistance of an electric iron connected to the same source that takes as much current as all the three appliances? ये कह रहे हैं एक इलेक्ट्रिक आयरन अगर हम इसमें कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, सेम सोर्स से, और उसमें स्पेशल बात क्या है कि ये जो तीनों मिलाकर जितना करंट ले रहे हैं उतना ही करंट वो इलेक्ट्रिक आयरन अकेले ले रही है। तो बताओ कि उसमें से करंट कितना पास होगा। तो उसके लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा? क्या फाइंड करना चाह रहे हैं? हम ये फाइंड करना चाह रहे हैं कि इन तीनों में से करंट कितना पास हो रहा है। इन तीनों में से करंट कितना पास हो रहा है, यानी इस सर्किट में करंट कितना फ्लो कर रहा है, क्योंकि इन तीनों में से कितना करंट पास हो रहा है। सपोज इसमें I1 हो रहा है, इसमें I2 हो रहा है, इसमें I3 हो रहा है, तो I1 प्लस I2 प्लस I3 किसके इक्वल है? इस सर्किट में जितना करंट फ्लो हो रहा है उसके इक्वल है। और इतना ही करंट जितना इस सर्किट में फ्लो हो रहा है, इन तीनों में फ्लो हो रहा है, उतना ही करंट कौन ले रहा है? ये इलेक्ट्रिक आयरन अकेली ले रही है। इस इलेक्ट्रिक आयरन का रेजिस्टेंस हमें फाइनली फाइंड करना है। ठीक है, और इसमें कितना करंट फ्लो हो रहा है ये भी हमें बताना है। तो सबसे पहले तो हम इस सर्किट में कितना करंट फ्लो हो रहा है वो फाइंड करते हैं, ताकि हमें पता चल जाए कि I1 प्लस I2 प्लस I3 ये कितना है। कैसे निकालेंगे? उसके लिए हमें निकालना पड़ेगा इस सर्किट का रेजिस्टेंस कितना होगा। तो 1/RP क्योंकि पैरेलल में लगे हुए हैं इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। कितना हो जाएगा ये? 1/100 प्लस 1/50 प्लस 1/500। तो ये हमारे पास आ जाएगा कितना? इसको जब हम सॉल्व करेंगे 500, यहाँ आ गया 5 प्लस 10 प्लस 1 यानी 16/500।
तो 1/RP 16/500 है, यानी RP इज इक्वल टू 500/16 ओम्स। तो ये अप्रॉक्सीमेटली हमारे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी हमारे पास 31.25 ओम्स, है ना, एग्जैक्टली आ जाएगी 31.25 ओम्स। ये आ गया हमारे इस सर्किट का रेजिस्टेंस। अब हमें इस सर्किट का रेजिस्टेंस पता है और V की वैल्यू हमें गिवन है 220 वोल्ट, तो हमें निकाल सकते हैं इस सर्किट में करंट कितना फ्लो हो रहा है। I इज इक्वल टू V/RP, ओम्स लॉ हमने लगा दिया यहाँ पर। तो ये हमारे पास कितना आ गया, ये आ गया 31.25 अपॉन V/RP हो गया। तो सॉरी 31.25 क्या था हमारा, RP था, तो ये तो उल्टा हो गया, इसको हम रब कर देते हैं। तो V कितना है हमारा 220, तो ये आ गया हमारा 220/31.25। इसको जब हम सॉल्व करेंगे हमारे पास क्या निकल कर आएगा, ये वैल्यू आएगी करीब हमारे पास 7.04 एम्पियर। ठीक है, 7.04 एम्पियर। अब हमें गिवन क्या है कि इतना ही करंट, जितना करंट ये तीनों मिलकर ले रहे हैं उतना ही करंट हमारी इलेक्ट्रिक आयरन भी ले रही है। तो इलेक्ट्रिक आयरन में से जो करंट फ्लो हो रहा है उसकी वैल्यू है 7.04 एम्पियर। और इलेक्ट्रिक आयरन को हमने कनेक्ट कहाँ से किया है, उसको कनेक्ट किया हमने सेम सोर्स से, यानी 220 वोल्ट सोर्स से ही किया है। तो V हो गया यहाँ पर भी 220 वोल्ट। हमें पूछा है इसका रेजिस्टेंस बताइए कितना होगा। करंट तो हमें पता है, करंट तो ये 7.04 एम्पियर ही ले रही है, क्योंकि हमें दिया हुआ है कि जितना ये तीनों करंट मिलाकर करंट ले रहे हैं उतना ही करंट इलेक्ट्रिक आयरन अकेले ले रही है। तो अब हमें निकालना है इसका रेजिस्टेंस। तो R इज इक्वल टू V/I, यानी 220/7.04। इसको जब हम सॉल्व करेंगे क्या निकल कर आएगा हमारे पास 31.25 ओम्स। तो इसका रेजिस्टेंस कितना है 31.25 ओम्स। इन तीनों का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वही इस इलेक्ट्रिक आयरन का रेजिस्टेंस है। इसीलिए जब हम इसको इलेक्ट्रिक आयरन को कनेक्ट कर रहे हैं इस सर्किट में, तो जितना करंट ये तीनों मिलाकर ले रहे हैं उतना ही करंट ये अकेले ले रही है। तो इन तीनों को रिप्लेस कर दें अगर हम एक रेजिस्टर से, तो और ये है इलेक्ट्रिक आयरन, तो जितना इसका रेजिस्टेंस है उतना इसका रेजिस्टेंस है, इसीलिए इक्वल अमाउंट ऑफ करंट दोनों में फ्लो हो रहा है। I1 और I2 इक्वल है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3। इसमें क्या कह रहे हैं, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ कनेक्टिंग इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस इन पैरेलल विद द बैटरी इंस्टेड ऑफ कनेक्टिंग देम इन सीरीज। हम इलेक्ट्रिकल डिवाइस को पैरेलल में कनेक्ट करना क्यों प्रीफर करते हैं सीरीज के मुकाबले, तो वो तो अभी हमने पीछे डिस्कस किया था। तो क्या क्या देखा था हमने कि सीरीज में जो है सभी अप्लायंसेस में सेम अमाउंट ऑफ करंट जाता है, जबकि पैरेलल में अकॉर्डिंग टू द गैजेट करंट डिवाइड हो जाता है। सीरीज में अगर एक डिवाइस खराब हो जाएगा तो पूरा सर्किट ब्रेक हो जाता है और कोई भी डिवाइस काम नहीं करती, जबकि पैरेलल में कोई एक डिवाइस खराब भी हो जाती है तो उससे बाकी डिवाइसेस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। पैरेलल में सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस कम हो जाता है, जिससे उस सर्किट में से ज़्यादा अमाउंट ऑफ करंट फ्लो हो सकता है, जबकि सीरीज में जब हम लगाते हैं रेजिस्टर्स को तो टोटल रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, जिसकी वजह से सर्किट में करंट की अमाउंट कम हो जाती है। और पैरेलल में हम हर अप्लायंस को अलग अलग ऑन ऑफ स्विच दे सकते हैं, जबकि सीरीज में हम हर अप्लायंस को सेपरेट ऑन ऑफ स्विच नहीं दे सकते। फोर्थ क्वेश्चन है, हाउ कैन थ्री रेजिस्टर्स ऑफ रेजिस्टेंसेस 2 ohm 3 ohm एंड 6 ohm बी कनेक्टेड। कैसे कनेक्ट करें इन्हें, टू गिव अ टोटल रेजिस्टेंस ऑफ 4 ohm। तीन रेजिस्टर्स हैं हमारे पास, एक R1 है 2 ohm, एक R2 है 3 ohm और एक R3 है 6 ohm। और हमें इन्हें कह रहे हैं किस तरह से कनेक्ट करें, सीरीज में लगाएं, पैरेलल में लगाएं, या दो को पैरेलल में लगाएं एक को सीरीज में लगाएं, या दो को सीरीज में लगाएं एक को पैरेलल में लगाएं। कैसे लगाएं कि जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, टोटल रेजिस्टेंस जो बनेगा सर्किट का वो 4 ohm बन जाए। ठीक है, और दूसरे में हमें क्या चाहिए 1 ohm बन जाए। तो सबसे पहले तो हम सिंपली इन्हें सीरीज में लगाकर देखते हैं क्या होता है। हमने इन तीनों को सीरीज में लगा दिया, ये 2 ohm का है, ये 3 ohm इसका रेजिस्टेंस है, इसका 6 ohm है। तो सीरीज में तो जो हमारे पास इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा वो कितना आएगा, R1 + R2 + R3, यानी 2 + 3 + 6। तो ये कितना आ जाएगा 11 ohms।
11 ओम्स आ गया, 11 ओम्स तो हमें नहीं चाहिए, ठीक है, ये बेकार है हमारे लिए। पैरेलल में अगर हम इन्हें लगा देते तो देखते हैं क्या क्या वैल्यूज़ निकल कर आती। पैरेलल में अगर हमने इन तीनों को लगाया होता 2 ओम, 3 ओम और 6 ओम को, तो हमारे पास आता 1/RP इज इक्वल टू 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/6, यानी 3 प्लस 2 प्लस 1/6 यानी 6/6, तो ये आता 1। 1/RP 1 है, इसका मतलब RP भी कितना है 1 ओम। ये हमें चाहिए बी पार्ट में। तो बी पार्ट में तो हमें दिखाई दे रहा है, हम कैसे लगा दें R1, R2 और R3 को हम कैसे लगाएंगे यहाँ पर इन पैरेलल। पैरेलल में अगर हम लगाते हैं तो इनका जो टोटल रेजिस्टेंस है वो 1 ओम बन जाएगा, ठीक है। तो सीरीज में लगाकर तो हमारा काम नहीं चल रहा, तो 4 ओम वाला हमें किसी और तरह से लगाना पड़ेगा। तो कुछ और सोचते हैं हम उसके बारे में। तो हम अगर ऐसे सोचें कि हम क्या कर रहे हैं, हमने ये 2 ओम का रेजिस्टर लिया और उसे कनेक्ट किया किससे, ये 3 ओम और 6 ओम को हमने लगा दिया पैरेलल में। 3 ओम और 6 ओम को, ये 2 ओम का लगा रखा है और ये 3 और 6 को हमने लगा रखा है पैरेलल में। ऐसा अगर हम करें तो क्या हमें कुछ फ़ायदा होगा? तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये है R1, ये है R2 और ये है R3। हम ये निकालते हैं कि R2 और R3 को अगर हम पैरेलल में कनेक्ट करें तो इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा। कितना हो जाएगा 1/R डैश से अगर उसको डिनोट कर दें तो 1/R2 प्लस 1/R3, तो हो जाएगा 1/3 प्लस 1/6 यानी 3/6 यानी 1/2। 1/2 हो जाएगा, इसका मतलब R डैश की वैल्यू कितनी आ गई 2 ओम आ गई। अब ये इन दोनों को अगर हम रिप्लेस कर दें एक R डैश से जो कि 2 ओम का है, तो हमारे पास सर्किट कुछ ऐसा बनेगा। ये 2 ओम का रेजिस्टर लगा हुआ है R1 और साथ में हमने यहाँ लगा रखा है R डैश रेजिस्टर, ये भी कितना है 2 ओम का। अब ये कैसे लगे हुए दिखाई दे रहे हैं, हमें सीरीज में लगे हुए दिखाई दे रहे हैं एंड टू एंड। तो टोटल रेजिस्टेंस अब कितना हो जाएगा R1 प्लस R डैश यानी 2 प्लस 2, तो ये आ जाएगा 4 ओम्स जो कि हमें चाहिए था। तो हम क्या करेंगे 3 और 6 वाले को पैरेलल में लगाएंगे और फिर उनको 2 ओम के साथ में सीरीज में लगा देंगे, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंडेक्स क्वेश्चन। ये क्या कह रहा है, व्हाट इज द हाईएस्ट एंड द लोएस्ट टोटल रेजिस्टेंस दैट कैन बी सिक्योर्ड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ 4 कॉइल्स ऑफ रेजिस्टेंस 4, 8, 12 एंड 24 ओम्स। 4 रेजिस्टर्स है हमारे पास। R1 का रेजिस्टेंस है 4 ओम, R2 का रेजिस्टेंस है 8 ओम, R3 का रेजिस्टेंस है 12 ओम और फोर्थ वाले रेजिस्टर का रेजिस्टेंस यानी R4 है 24 ओम्स। हमें इन्हें इस तरह से कनेक्ट करना है कि एक बार तो हमें हाईएस्ट टोटल रेजिस्टेंस मिले, एक बार हमें लोएस्ट टोटल रेजिस्टेंस मिले। तो हाईएस्ट हमें कब मिलता है, अगर हम इन्हें लगा दें सीरीज में। तो सीरीज में इन्हें लगा देते हैं, हमें मिल जाएगा हाईएस्ट। और सीरीज में तो जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा वो क्या होगा R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4, यानी आ जाएगा 4 प्लस 8 प्लस 12 प्लस 24। इन्हें जब हम ऐड करेंगे तो हमें मिल जाएगा 48 ओम। तो हाईएस्ट हम इसमें सीरीज में लगाकर बना सकते हैं 48 ओम रेजिस्टेंस बन जाएगा। और अगर हमें लोएस्ट बनाना है तो हम इन्हें पैरेलल में लगा देते हैं। पैरेलल में जब हम रेजिस्टर्स को लगाते हैं तो हमें सबसे कम रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस सबसे कम मिलता है। तो 1/RP इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/R4, यानी 1/4 प्लस 1/8 प्लस 1/12 प्लस 1/24। एलसीएम ले लिया हमने, 24 आ गया, क्या आ जाएगा 6 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1, यानी ये आ गया 12/24, तो ये आ गया 1/2। 1/RP 1/2 है तो RP कितना हो गया 2 ओम्स। तो लीस्ट सबसे कम रेजिस्टेंस कब बनेगा, जब हम इन्हें पैरेलल में लगाएंगे और वो रेजिस्टेंस टोटल रेजिस्टेंस कितना निकल कर आएगा 2 ओम्स निकल कर आएगा, ठीक है। तो ये टॉपिक हमारा आज यहाँ पर ख़त्म होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स का। रेजिस्टर्स को हम कैसे कैसे कंबाइन कर सकते हैं और फिर हम उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकाल सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट की, इलेक्ट्रिकल एनर्जी की और पावर की, जो कि इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, ठीक है। तो अगर जो कुछ भी हमने पढ़ा है इसकी अगर आपको नोट्स चाहिए तो वो कहाँ से आपको मिलेंगे, अगर वीडियो के नीचे आप देखेंगे डिस्क्रिप्शन में तो वहाँ पर आपको एक लिंक मिलेगा, उस लिंक को क्लिक करके आप वहाँ से नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।